In today's class, we will be talking about cumulative frequency distribution, and we'll also discuss the different types of frequency distribution. And then we are going to start a new topic today, which is measures of central value. And we will be specifically discussing how to compute mean from grouped data in this lecture. In the last lecture, the last topic we covered was relative frequency distribution. We had discussed different kinds of frequency distribution. So how you can represent frequency distribution in a tabular form, or in a frequency histogram form, or in a frequency polygon form. And then in the end, we talked about the relative frequency distribution. Today we will start with cumulative frequency distribution. नाउ अभी तक जब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी तो हम बात कर रहे थे कि इन अ सर्टेन इंटरवल व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट फॉल इन दैट इंटरवल. आपके पूरे सैंपल डेटा में कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इंटरवल के अंडर फॉल करती हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक थोड़ा एग्रीगेट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आप दो तरीके के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो. एक होता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एक होता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस टेबल में दो कॉलम्स में प्रेजेंट करी हुई है. So suppose let's first look at the less than distribution जिसका कर्व ये बना हुआ है यहाँ पे. तो इसका मतलब ये है कि, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो वैल्यूज लिखी हैं वो अब इंटरवल के टर्म्स में नहीं है, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है. तो फर्स्ट रो का मतलब है लेस देन 7.5, सेकेंड रो का मतलब है लेस देन 12.5, थर्ड का मतलब है लेस देन 17.5. तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने जो हमारे इंटरवल्स थे पिछले स्लाइड में, हमने उन इंटरवल्स के लोअर लिमिट्स को यहाँ पे लिख दिया है. क्यों लिखा है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेस देन फ्रीक्वेंसी. सो हमने लेस देन 7.5, 12.5, हमने सारी लोअर लिमिट्स को यहाँ पे लिख दिया है. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं उन यूनिट्स की जो लेस देन 7.5 है. तो अब हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि 7.5 और 12.5 के बीच में कितनी यूनिट्स हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि 7.5 से कितने यूनिट्स कम है, लेस देन 7.5, विच विल बी 0, क्योंकि हमारा पहला इंटरवल ही 7.5 से शुरू था, तो 7.5 से छोटी वैल्यूज हमारे डेटा में नहीं थी. Then we will move to the next row, which is less than 12.5. Less than 12.5 will basically be the number of units जो इस इंटरवल में थी. तो इस इंटरवल में थी 12 यूनिट्स, तो less than 12.5 will be 12 यूनिट्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. Then comes less than 17.5. Now less than 17.5 के केस में यहाँ पे दो रोज काउंट होंगी. Less than 17.5 will also include this interval because 7.5 और 12.5 के बीच में जितनी भी यूनिट्स हैं वो 17.5 से छोटी हैं, और 12.5 और 17.5 में भी जितने यूनिट्स हैं वो भी 17.5 से छोटी हैं. Now to calculate the value for this row, we will look at the frequency of these two classes, which is 12 and 26, and then we will add 12 and 26, which will give us the answer 38. So इस row का value होगा 38, which is less than 17.5. Similarly, we can calculate less than 22.5. Now what we'll have to do is we'll have to add 12, 26 and 45. तो हम हर रो में एक नया क्लास ऐड करते जा रहे हैं. लेस देन 22.5 में ये वाली क्लास भी ऐड होगी. सो नाउ 12.26, 12 plus 26 plus 45 will be the answer, which is 83. And you will build your table in the same fashion. इसी तरीके से आप ऐड करते जाओगे और फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा that will be 200, which is the total number of units in your data. So less than 47.5 will be the entire data, because 47.5 is the maximum limit of the last class in your data.
सो 47.5 से 47.5 से बड़ी वैल्यू आपके डेटा सेट में कोई भी नहीं है, सारी वैल्यूज 47.5 से छोटी हैं, तो इसीलिए 47.5 के सामने जो नंबर आएगा वो रिप्रेजेंट करता है आपका टोटल डेटा साइज। नाउ इस कर्व को देख लेते हैं कि प्लॉट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पे अगेन हमने सेम वाई एक्सिस में हमने फ्रीक्वेंसी रखी है और एक्स एक्सिस में हमने ये वैल्यूज रखी हैं जो रेंट वैल्यूज हैं। नाउ 7.5 पे वी विल प्लॉट 0 विच इज 0 फ्रीक्वेंसी। 12.5 पे हम प्लॉट करेंगे 12 जो यहाँ पे 12 है फ्रीक्वेंसी। 17.5 पे हम प्लॉट करेंगे 38 जो यहाँ प्लॉट हुआ है। 22.5 पे हम प्लॉट करेंगे 83 और हम इस कर्व को ऐसे प्लॉट कर करके पूरा फ्रेम पूरा ग्राफ बनाएंगे एंड यू विल नोटिस दैट द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व विल बी एन इंक्रीजिंग कर्व। ये आप देख रहे हो कि इसका स्लोप पॉजिटिवली स्लोप्ड है और ये इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे आप रेंट वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ यूनिट्स भी इंक्रीज होती जा रही है। सो दैट इज व्हाई दिस कर्व विल बी इंक्रीजिंग। The second kind of cumulative frequency distribution that you can have is a more than cumulative frequency curve. Now in this case हम opposite interpretation करेंगे, तो instead of adding less than before 7.5 now we will add more than. So we will say more than 7.5, more than 12.5, more than 17.5. तो हम हर वैल्यू के आगे more than add करेंगे जब हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। नाउ मोर देन 7.5 कितनी वैल्यूज हैं हमारे डेटा सेट में? हमारे डेटा सेट में ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो 7.5 से ज्यादा है? हमारे डेटा सेट की सारी वैल्यू 7.5 से ज्यादा है। तो जब सारी वैल्यू 7.5 से ज्यादा है तो यहाँ पे नंबर आएगा 200 विच इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन आवर डेटा सेट। मोर देन 12.5 हमारे डेटा में ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो 12.5 से ज्यादा हैं? 12.5 से ज्यादा वैल्यूज कितनी होंगी? हम टोटल वैल्यूज में से विच इज 200, हम इस टोटल वैल्यू में से अगर उन वैल्यूज को ऐड कर दें जो 12.5 से छोटी हैं तो हमें वो वैल्यूज मिल जाएंगी जो 12.5 से बड़ी हैं। इन अ वे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज इफ यू नो कि आपके डेटा सेट में टोटल वैल्यूज 200 है और आपको कैलकुलेट करना है कि 12.5 से बड़ी वैल्यूज कितनी है, तो अगर आप 12.5 से छोटी वैल्यूज को इस टोटल डेटा यूनिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो 200 माइनस 12 विल बी इक्वल टू 188 एंड दैट इज योर आंसर। सिमिलरली more than 17.5, again what we'll do is we will take the total number of units in our data and subtract the number of units which are less than 17.5. less than 17.5 कितनी values हैं? 38. so हम 200 में से 38 subtract करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली हम ऐसे सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते जाएंगे और हमारा मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। ना अगर आप लास्ट वाले रो पे आते हो तो आप देखते हो मोर देन 47.5। एज आई सेड बिफोर कि हमारे डेटा में मैक्सिमम वैल्यू 47.5 है और मोर देन 47.5 जीरो वैल्यूज हैं एंड दैट इज व्हाई आवर वैल्यू हियर विल बी जीरो। नाउ यू विल नोटिस कि यहाँ पे जैसे जैसे रेंट वैल्यूज इंक्रीज हो रही है मोर देन फ्रीक्वेंसी चार्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो इट इज ऑब्वियस कि जब हम इस कर्व को प्लॉट करेंगे तो ये एक डिक्रीजिंग स्लोप्ड कर्व बनेगा जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये वाला कर्व जो है ये मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व है। 7.5 पे इसकी वैल्यू 0 है, 12.5 पे इसकी वैल्यू 7.5 पे इसकी वैल्यू 200 है, 12.5 पे इसकी वैल्यू 188 है जो यहाँ प्लॉट करी है, 17.5 पे इसकी वैल्यू 162 है एंड सो ऑन। जैसे जैसे आप ये कर्व प्लॉट करोगे आपको ऐसा कर्व मिलेगा। सो योर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वुड लुक समथिंग लाइक दिस एंड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is types of frequency curve.
ओके, सो जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो हमें ब्रॉडली इन 3 तरीके के प्लॉट्स मिल सकते हैं। हम मोस्ट ऑफन बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी होंगी जो हमें इस तरीके की शेप की दिखती हैं, विच इज कि जैसे x इंक्रीज होता जाता है, इनिशियल वैल्यूज ऑफ x में जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम होती है, देन ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहीं एक जगह पे आके मिल रही होती है। ये जो क्लस्टर बन रहा है यहाँ पे, जिसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं, जिसको हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट आप देखोगे कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे आसपास जितने भी डेटा सेट्स हैं, किसी भी तरीके का डेटा सेट जब आप ऑब्टेन करते हो तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि मोस्ट ऑफ दीज डिस्ट्रीब्यूशंस कम अंडर दिस कैटेगरी। सो ये होती है एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आप देख रहे हो कि दिस इज द सेंट्रल वैल्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आपका डेटा सेट है, वो यहीं पे आके एग्रीगेट हो रहा है। इससे छोटी वैल्यूज जो है, जो इस वैल्यू से छोटी वैल्यू है, उस पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम होता जा रहा है। जैसे जैसे आप डिक्रीजिंग साइड पे जा रहे हो और जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग साइड पे जा रहे हो, अगेन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। The other two kinds of distributions are called as the skewed distributions. ये जो distributions होती हैं ये अपनी central value से थोड़ी सी दूर होती हैं। So now you will see कि यहाँ पे जो हमारी distribution है वो x की increasing values की तरफ ज्यादा concentrated है। जो x की increasing value है उसकी तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए हम इसको पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा बोलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि x की जो छोटी वैल्यूज हैं उसकी तरफ डेटा स्क्यूड है, उसकी तरफ डेटा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरीली हमारे पास 3 तरीके की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं। पहली डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, जो अपने सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट और राइट साइड पे सिमेट्रिकल होती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ये अपने सेंट्रल वैल्यू के राइट साइड पे ज्यादा स्क्यूड है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अपनी सेंट्रल वैल्यू के लेफ्ट साइड पे ज्यादा स्क्यूड है और इसीलिए इसको नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ऑलराइट, so now moving to a very important topic when we really talk about data analysis is the measure of central value. सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? हम जब भी कोई डेटा एनालिसिस करते हैं तो उसका एक प्राइमरी पर्पस होता है कि हम उस डेटा को एग्रीगेट करना चाहते हैं, उस डेटा को रीड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि हमारे डेटा में 200 डेटा पॉइंट्स हैं। नाउ इन 200 डेटा पॉइंट्स को समराइज करना, अगर आप सिर्फ रॉ डेटा को देखोगे तो इसको समराइज करना मुश्किल हो सकता है। एक तरीका जो आप अडॉप्ट कर सकते हो इज कि आप फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनाओ, जो हमने बनाया उससे आपको कुछ एग्रीगेशन मिला डेटा को। लेकिन अगर सपोज आपको इस डेटा को एक नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यू हैव टू बेसिकली रिप्रेजेंट दीज 200 यूनिट्स विद जस्ट वन नंबर, देन व्हाट विल यू डू? दिस इज व्हाट वी यूज टू रिप्रेजेंट the entire data set with one number, which is called as the measure of central value. So measures of central value एक ऐसे summary measure होते हैं जो आपकी पूरी frequency distribution को describe करते हैं, और they are representative values at which the distribution is centered. तो जब हम यहाँ पे इस एरिया की बात कर रहे थे जहां पे आपकी सारी distribution आके center हो रही है, basically this is called as the measure of central वैल्यू। पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे आके क्लस्टर हो रही है, जहां पे आके सेंटर हो रही है, उसको हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। हम इस कोर्स में मल्टीपल मेजर्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मीन और एवरेज। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन, लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सिंबल जो आप आगे की क्लासेस में देखोगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ये क्या सिंबल है। दिस इज अ ग्रीक सिंबल एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिंबल ऑफ समेशन और सिग्मा।
इस सिंबल को हम अगर ऐसे लिख रहे हैं समेशन एक्स, इसका मतलब होता है दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग ऑल दी वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ दिस साइन समेशन। सो समेशन एक्स का मतलब है कि एक्स जितनी भी वैल्यूज लेता है उन सब को हम सम कर रहे हैं। सो सपोज एक्स वैल्यू ले रहा है 4, 7 एंड 9, देन वी आर एडिंग 4, 7 एंड 9 एंड दैट विल गिव अस द आंसर 20। Suppose 4 is equal to x1, x2 is equal to 7 and x3 is equal to 9। बहुत बारी हम सबस्क्रिप्ट्स को यूज करते हैं। सो सपोज x इज द मेन वेरिएबल और मैं इसको सबस्क्रिप्ट दे रही हूं i, जहां पे i रिप्रेजेंट करता है वैल्यू 1, 2 और 3। सो x कैन टेक वैल्यूज xi can take values x1, x2, x3 and so on। so अगर मुझे इसको लिखना है, if I want to write x1 plus x2 plus x3, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहती हूं तो this is what I want to write, x1 plus x2 plus x3, then I can represent this by writing it as this, where I am saying summation xi, मैं सारे xi's को ऐड करना चाहती हूं जहां पे i की वैल्यू 1 से लेके 3 तक रेंज करती है। सो हम समेशन साइन के नीचे लिखते हैं i इज इक्वल टू 1, मतलब i की फर्स्ट वैल्यू जो है वो है 1, और ऊपर लिखते हैं हम लास्ट वैल्यू विच इज 3। सो i की जो लास्ट वैल्यू है वो है 3। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 को इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे जब हम मीन की बात करेंगे तो हम मोस्टली समेशन के फॉर्म में अपने फॉर्मूलेस को लिखेंगे, तो ये समेशन का साइन हमें समझना इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए अगर सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 3x वैल्यूज का, बट सपोज आपके x वैल्यूज n है, n नंबर ऑफ x हैं आपके पास, देन यू कैन राइट इट एज समेशन xi वेयर i रेंजेस फ्रॉम 1 टू n। यहाँ पे देखोगे कि आपका लास्ट x वैल्यू xn है और फर्स्ट x वैल्यू x1 है। सो दिस इज हाउ यू यूज द समेशन सिंबल and it is important to understand so that we can understand the formulas for the mean. Okay, now coming to calculation of an average. As I said that average or mean is one of the measures of central value। जब हम बात करते हैं कि हम अपने डेटा सेट को किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करें, अपने डेटा सेट को किस वैल्यू से समराइज करें, तो मीन या एवरेज एक इम्पॉर्टेंट मेजर है अपने डेटा को समराइज करने के लिए। सो अभी तक हम जो डेटा देख रहे थे वो इस फॉर्मेट में दिखता था। इस फॉर्मेट का डेटा हम अभी तक देख रहे हैं, जहां पे हमने एक टेबल में एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है 7.5 एंड 12.5। हमने डिफरेंट क्लासेस बनाए हैं, देन वी हैव रिटन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। Now, to calculate the mean of this data, to calculate one number that will represent this entire data, there are 3 methods. So basically this is the formula 1, this is formula 2 and this is formula 3। ये 3 फॉर्मूले हैं जो हम यूज कर सकते हैं to calculate mean from a grouped data। grouped data is this kind of data जहां पे हमने अपने डेटा को किन्हीं कैटेगरीज में डाला हुआ है, किसी ग्रुप में डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम हर क्लास को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास का मिड पॉइंट निकालते हैं। सो इफ दिस इज द फर्स्ट क्लास विच इज 7.5 and 12.5, then first step to calculating the mean is to calculate its midpoint। Now this number represents, this column represents class midpoints and you see that the first class's midpoint is 10। ये हमें कैसे मिला है? हमने उस क्लास की लोअर लिमिट विच इज हमने उस क्लास की लोअर लिमिट विच इज 7.5 को ऐड करा है उसकी अपर लिमिट से विच इज 12.5 and we have divided this entire value by 2।
which will give us, so 12.5 plus 7.5 is 20 and 20 divided by 2 is 10. So this is how you calculate the midpoint. You sum the lower limit, आप lower limit और upper limit को add करके 2 से divide करोगे तो आपको हर क्लास की क्लास मिड पॉइंट मिल जाएगी. सिमिलरली 12.5 प्लस 17.5 which is 30 divided by 2 will be 15. सिमिलरली आप ऐसे सारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स निकालोगे. फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है. सो सबसे पहला फॉर्मूला जो है एवरेज निकालने का ग्रुप्ड डेटा से मीन निकालने का इज दिस फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी और एक्स रिप्रेजेंट करता है क्लास मिड पॉइंट. सो एक्स स्टैंड्स फॉर क्लास मिड पॉइंट एंड एफ स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी इन दैट क्लास. तो सबसे पहला मेथड है कि हम समेशन एफ एक्स निकालें. समेशन एफ एक्स निकालने के लिए हमें पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम एफ एक्स निकाल रहे हैं. नाउ व्हाट इज दिस एफ एक्स? It is nothing but the multiplication of the frequency with the class midpoint. So हमने हर क्लास के लिए क्लास का मिड पॉइंट निकाला और फिर इस क्लास के मिड पॉइंट को इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा. So what will be the first value? It will be 10 into 12 which is equal to 120. Similarly 15 into 26 इक्वल टू 390. सिमिलरली हमने ऐसे सारे क्लासेस के लिए वैल्यू निकाला और जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा समेशन एफ एक्स. दिस इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मिड पॉइंट. सो ये वैल्यू आ जाएगी न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में हमारा लिखा है समेशन एफ. इसका मतलब है कि जब हम इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा समेशन एफ. एंड हमें पता है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हमें वो नंबर मिलना चाहिए जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे डेटा में है, विच इज 200. सो व्हेन वी डिवाइड समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, व्हाट वी गेट इज द वैल्यू ऑफ द मीन, जो कि यहाँ पे कैलकुलेशन करा हुआ है. इफ यू नोटिस हियर 4765 इज द सम ऑफ दिस इंटायर कॉलम डिवाइडेड बाय 200. सो जो वैल्यू मिल रही है 23.825 और $23.8, दैट represents the average of this grouped data. So this is how you calculate the average for a group data. This is the first method. तो हम बोल रहे हैं कि on an average इन 200 हाउसेस का जो मीन है that is equal to $23.8. So हमने इस सारे ये जो डिफरेंट 200 यूनिट्स हमें मिले, डिफरेंट रेंट वैल्यूज जो हमें मिली, उसको हमने एक नंबर से समराइज करा which is 23.8. This method is the second method. यह इसका क्या फॉर्मूला है? You will see a new term here which is A. Now what is this value A जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, but let's first look at the formula. X bar is equal to A plus summation f into small x bar x dash divided by n. Now what, ये दो जो चीजें हैं ये हमारे लिए इस फॉर्मूले में नहीं है. पहली चीज A and what is this x dash? This x dash is nothing but deviation of a class midpoint from an arbitrary origin. तो हम x में से कोई एक आर्बिट्री ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो वैल्यू a है, एंड जब हम x में से इस आर्बिट्री ओरिजिन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें x डैश की वैल्यू मिल रही है. ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड दिस इन मोर डिटेल. ऑलराइट, नाउ so it is the same table as before, but now we have added more columns here. So you will notice that these are the class midpoints for each of these classes. यहाँ पे हमने एक A value fix करी है which is also called as arbitrary origin. हम इन सारे class midpoints में से कोई भी एक random A को pick कर सकते हैं. हमने यहाँ पे pick करा है 20. You can also pick 25, 15, anything that you want. Your answer wouldn't change. So यहाँ पे for A is equal to 20 हमने इस कॉलम में कैलकुलेट करा है x dash.
Now what is this x dash? X dash as I said is nothing but x minus a. तो हम हर क्लास के लिए क्लास मिड पॉइंट में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. So 10 minus 20. Okay, so in this table they are not really using the second method. What they are really using is the third method. So let me first demonstrate what this third method means, and then maybe we should come back to this table. All right. The third method that you see here is the third formula, which is x bar is equal to a plus summation fx dash divided by n into h. Now h here represents the width of the class interval. And what is the width of the class interval? हम दो consecutive classes की lower limits को जब subtract करेंगे तो हमें class width मिलती है, which is 12.5 minus 7.5 is equal to 5. तो हमने यहाँ पे x prime जो निकाला है, सेकेंड फॉर्मूले और थर्ड फॉर्मूले के x प्राइम में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है. यहाँ पे जो हम x प्राइम या x डैश लिख रहे हैं वो है x माइनस a, whereas यहाँ पे जो x प्राइम है वो है x माइनस a डिवाइडेड बाय h, और h रिप्रेजेंट करता है क्लास विड्थ जो हमारे केस में है 5. तो हम हर क्लास मिड पॉइंट में से क्लास मिड पॉइंट में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उस वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं h से. सो you can adopt any of these three methods to come to this answer. All the three methods will give you the same answer. So let's look at application of the third method. So यहाँ पे जो हमने x dash निकाला है, this is equal to x minus a divided by h. So x minus 20, यहाँ पे हमने arbitrary value ली है 20 divided by 5. So 10 minus 20 will be minus 10 divided by 5 will be minus 2. तो क्या करा है हमने फर्स्ट वैल्यू में 10 minus 20, which will give you minus 10 as the answer, and that has to be divided by 5. So that will give you minus 2. Similarly, 15 minus 20 will give you minus 5. That divided by 5 will be minus 1. Similarly, आपने ऐसी सारे values calculate करें. Frequency आपको already पता है. Then you will calculate fx prime. So you will multiply this x prime with its frequency, which is this frequency. Sorry, not this. This is the class midpoint. So you will multiply this x prime with its frequency. So 12 into minus 2 will give you minus 24. 26 into minus 1 will give you minus 26. 0 into 45 will give you 0, and so on. You will calculate all these values. जब आपने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली तब आप इनका सम निकालोगे, which comes out to be 153. Now you will substitute all these values in this formula. So a is equal to 20 plus summation fx prime, which is 153. So 153 is written here, divided by n. N is nothing but summation f. So that is equal to 200. This is n. This can also be written as summation f. And multiplied by 5 multiplied by h, which is the class width. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर मिल रहा है जो हमें पिछली टेबल में मिला था by using the first formula. So you notice that you use any of these three formulas, you will get the same answer. It depends on you how you want to, which formula would you want to use to calculate the mean from the grouped data. Okay, one last important thing to check here is the idea of the weighted arithmetic mean. Now weighted arithmetic mean क्या होती है? हमें पता है कि mean का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है, x prime is equal to summation fx by summation f.
अगर यहाँ पे आप एक्चुअली में नोटिस करो, दिस f which is the frequency of that class interval is nothing but a weight. आप x की वैल्यू को कुछ weight अटैच कर रहे हो by multiplying it with its frequency. Suppose दो वैल्यूज हैं आपके डेटा में और एक की फ्रीक्वेंसी 10 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 20 है. जब आप उस वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और दूसरी वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इन अ वे आप 20 को ज्यादा वेट दे रहे हो एज कंपेयर टू 10. सो फ्रीक्वेंसी एक तरीके से यहाँ पे वेट का काम कर रही है. और इन अ वेरी जनरल फॉर्म we can say that x bar is nothing but summation wx divided by summation w, where w represents the weight. So one example for weighted arithmetic mean is mentioned here. Suppose that a bread is sold at three prices, 17 cents, 19 cents, 22 cents. The simple mean price is 19.3 cents. But a more useful measure is the mean, which results from attaching to each price the quantity of the bread sold at that price, that is a weighted mean. So ये कहना चाह रहा है कि तीन तरीके की ब्रेड हैं और इन तीनों ब्रेड्स के तीन डिफरेंट प्राइसेस हैं. अगर आप इन तीन डिफरेंट प्राइसेस का मीन निकालो, इसका कैसे मीन निकलेगा? 17 plus 19 plus 22 divided by 3, that will give you the value 19.3 cents. इससे इस मीन को आप और इनहेंस कर सकते हो, आप इसका मीनिंग बढ़ा सकते हो बाय कैलकुलेटिंग अ वेटेड मीन. सो अगर आपको ये पता हो कि 17 सेंट्स वाली ब्रेड की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, 19 सेंट्स वाली ब्रेड की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और 22 सेंट्स वाली मीन की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, तो आप एक मीनिंगफुल एवरेज निकाल सकते हो, which will be called as a weighted mean. So what we do here is we multiply the quantity of each of these breads with its price. तो हम 17 cents की ब्रेड की जो क्वांटिटी सेल हुई है उसको 17 सेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 सेंट्स की जो क्वांटिटी सेल हुई है उसको 19 से मल्टीप्लाई करेंगे और 22 की जो क्वांटिटी सेल हुई है उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो द लास्ट लाइन मेंशंस इफ द सेल्स पर वीक ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ ब्रेड्स आर 50,000, 30,000 एंड 20,000, देन वी आर मल्टीप्लाइंग 17 विद 50. ये 17 सेंट्स की इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, 19 सेंट्स की इतनी सेल हुई है और 22 सेंट्स की इतनी सेल हुई है. वी हैव मल्टीप्लाइड ईच ऑफ दीज प्राइसेस विद इट्स रिस्पेक्टिव क्वांटिटी. हमने इनको ऐड करा एंड देन वी हैव डिवाइडेड इट बाय समेशन W. यहाँ पे वेट क्या है? वेट इज द क्वांटिटी. तो हम इन सारे क्वांटिटी को ऐड करेंगे विच विल गिव अस 100,000 or 1 lakh. So you will get the answer 18.6 cents, which is different from 19.3 cents. So now your mean average changes. जब आप एक नॉर्मल एवरेज निकाल रहे थे तो आपको आंसर मिल रहा था 19.3 और जब आप वेट करके निकाल रहे हो, जब आपने हर प्राइस को वेट करा है तो आपको आंसर मिल रहा है 18.6 cent. So a better analysis would actually consider this mean 18.6 cents, because आप यहाँ पे अगर प्राइस बर्डन एनालिसिस करना चाह रहे हो, अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि ब्रेड का क्या प्राइस बर्डन है और अगर आप सिर्फ तीन ब्रेड्स का प्राइस का एवरेज ले लोगे तो आपको दिखेगा कि ब्रेड का प्राइस है 19.3, विच इज नॉट ट्रू. क्योंकि जो खरीदारी हो रही है, जो सेल हो रही है, वो सबसे ज्यादा हो रही है 17 सेंट्स की ब्रेड की 50,000, whereas 22 सेंट्स की बहुत कम है और 19 सेंट्स की भी काफी कम है. तो जब आप इन वेट्स को इस प्राइस पे अटैच करोगे तो आपको एक्चुअल प्राइस का बर्डन दिखेगा विच इज 18.6 सेंट्स. तो जो एक अच्छी एनालिसिस होगी दैट विल कंसिडर वेटेड arithmetic mean in this case instead of a simple average. So that is why weighted average is used to understand the actual burden of the data, the actual burden of prices in this case. We'll stop here today. In the next class, we will discuss the other two measures of central tendency, which is median and mode.